नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसे ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही किसान नेता फिर से एक बार अपने बिलों से बाहर आ गए। एक बड़ी मीटिंग की गई और उस मीटिंग में राकेश टिकैत समेत 17 राज्यों के किसान आंदोलन के नेता इकट्ठे हुए। अब उसमें जैसा मैंने बताया, जहां चुनाव है वहां तो आंदोलन जरूरी करना है, क्योंकि कांग्रेस को जिताना है। और इन लोगों ने अब ये तय कर दिया कि हम वो जो पुरानी मांगे हैं उसको लेकर फिर से धरने और प्रदर्शन करेंगे। आप याद करिए कि जब बंगाल का चुनाव था तो यही राकेश टिकैत की टीम, यही चंडूनी की टीम बंगाल में पहुंच गई थी, लेकिन मजाल है कि उन्होंने ममता बनर्जी के विरुद्ध एक भी शब्द कहा हो। उनके हित में प्रचार कर रहे थे। क्या वहां के सभी किसान खुशहाल हैं? उत्तर है नहीं। लेकिन ये उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इनको बोलना किसके खिलाफ था? भाजपा के प्रत्याशी को वोट मत दो, राज टीएमसी का। लेकिन ये विरोध किसका कर रहे हैं? बीजेपी का। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में ये जगह जगह घूमे, अजय मिश्र टेनी के विरुद्ध बात की कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनको जेल भेजो। उनका बेटा जेल गया, सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन पूरे विरोध में इन्होंने चुनाव प्रचार किया, हार गए। इसी तरह आप देखिए कि जिन राज्यों में अब चुनाव है वो है हरियाणा। सबका ध्यान है और ये जानते हैं कि वहां आंदोलन का बहुत बड़ा असर है। अब ये हरियाणा में प्रचार करेंगे, महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे, और इन्होंने तय कर दिया है कि जिस तरह से हमने पिछले चुनावों में देखा है कि ये जहां बीजेपी के अलावा दूसरा कोई दल है उसको सपोर्ट इनडायरेक्टली इसी तरह करते हैं कि ये प्रचार करते हैं कि भाई बीजेपी को वोट मत दो। पंजाब में ये हालत थी कि लोकसभा चुनाव के अंदर, विधानसभा के हुए तब भी, लेकिन अभी लोकसभा के तो अभी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को किसान आंदोलन का, किसान यूनियन के झंडे ले लेकर उनको दौड़ा दौड़ा कर कई जगह तो पीटा गया, उनको प्रचार तक नहीं करने दिया गया, गांव में नहीं घुसने दिया गया। इस देश में, देश की आज़ादी के 75 साल बाद हालात ये हैं कि आज़ाद नहीं है। कुछ लोगों ने टूल किट तैयार कर रखी है और टूल किट में ये लोग फिट बैठते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारी मांग जो है पुरानी है, जो किसान मांग कर रहा था, आंदोलन खत्म किया गया था। उस समय कृषि मंत्रालय के जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं उन्होंने कुछ समझौतों पर हमारी बात में हस्ताक्षर किए थे, अब उसे लागू करो। भाई वो आपसे जब समझौते पे हस्ताक्षर करा रहे थे वो कंडीशन ये थी कि आप तीनों कृषि बिल लागू होने दें और अपना आंदोलन खत्म करें। आपने आंदोलन खत्म नहीं किया, आपने जिद पकड़ी कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए। 3 कृषि बिल वापस हो गए, तो वो जो समझौते पे हस्ताक्षर की बात आप कर रहे हैं वो तो खत्म हो गई, क्योंकि आपसे केवल सरकार इस हद पर समझौता करना चाह रही थी कि आप अपना आंदोलन खत्म करिए और इसके नफा नुकसान की बात बाद में करेंगे। हम आपकी कुछ मांग मान लेते हैं, जिसमें कि कर्जा माफी की मांग थी, इसमें एमएसपी की गारंटी की कुछ बात थी, कुछ फसलों पर गारंटी देने के लिए सरकार राजी हो गई। लेकिन अब दोबारा से आप मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई बिजली का निजीकरण ना हो, इसका किसानों से क्या लेना देना है? किसी ने कह दिया कि कौवा खान ले जाएगा, तो क्या ले गया? लेकिन ये निजीकरण के नाम पर क्यों रोक रहे हैं? सरकार चाहती है कि हर राज्य में एक से अधिक बिजली प्रोवाइडर हों। जैसा कि मोबाइल फ़ोन है आपके पास बीएसएनएल का भी सिम हो, आपके पास एयरटेल का या वोडाफोन का, जो सस्ता दिखाई दे, जो अच्छे नेटवर्क आपके घर के आसपास आ रहे होंगे, आप मोबाइल में मन मर्जी से सिम बदल सकते हैं एक मिस्ड कॉल पर। सरकार चाहती है केंद्र की कि इसी तरह राज्यों में बिजली के कनेक्शन भी हों। आपको सरकार की बिजली सप्लाई से बहुतों को शिकायत है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं देखता हूं, मैं खुद यूपी में रहता हूं, कि साहब बिजली जाती बहुत है, लाइनमैन आता नहीं है। अब ये जो शिकायत है, आपके पास एक प्राइवेट प्रोवाइडर भी रहेगा, आपकी मर्जी है, आपको सस्ती और अच्छी बिजली सप्लाई सुविधा अगर कोई प्राइवेट कंपनी दे रही है तो लोग उसका ले लेंगे मीटर। अब मीटर लेने में सरकार ने तय कर दिया, जैसे फ़ोन में सिम लगता है, कनेक्शन चालू, ऐसे ही मीटर स्मार्ट आ गए हैं। आप उसमें सिम लगाइए और आपका मीटर चालू। प्रीपेड मीटर है, पहले से उसमें पैसे रखिए, पैसे कम होते जाएंगे, एक दिन जब 0 हो गया तो मीटर आपका बंद हो जाएगा, यानी बिजली बंद। सरकार चाहती है कि बिजली चोरी रुके, लोग ईमानदारी से पैसे दें। लेकिन इन किसान नेताओं का कहना यह है कि किसानों से एक भी रुपया बिजली का ना लिया जाए, क्योंकि सरकारी बिजली है, ये फ्री में चलाएंगे।
फिर चुनाव आएंगे तो कहेंगे कर्जा माफ करो। अब कर्जा माफ किसी गरीब का करो जिसके पास 5 बीघे 10 बीघे 20 बीघे जमीन है। मैं मानता हूं वो छोटा किसान है, 20 बीघे तक का 10 बीघे तक का किसान जो है वो पेट भरने लायक ही अन्न पैदा कर सकता है, उसका कर्जा माफ करो, समझ में आता है। लेकिन किसी के पास 100 बीघा जमीन है, किसी के पास 50 बीघा जमीन है, किसी के पास तो बड़े बड़े 500 बीघा के फार्म हाउस है पंजाब और हरियाणा में, वो कहे साहब मेरी भी बिजली माफ करो, मैंने भी जो बैंक से ट्रैक्टर लिया था लोन पे उसका कर्जा माफ करो। ये बराबर कैसे हो जाएगा भाई? नए नए चमचमाते ट्रैक्टर, कहा यह जा रहा था कि ये सब लोन पे लिए गए और इसी गारंटी पे लिए गए कि चिंता मत करो, हम आंदोलन करेंगे और इनको तो माफ करा देंगे, ट्रैक्टर आपका फ्री में हो जाएगा, कुछ किस्त दो कुछ मत दो। ये ब्लैकमेलिंग का जो तरीका है, इससे सरकार को कैसे निपटना है ये तो सरकार देखेगी, लेकिन जनता का, जो देश की जनता है, वो इनसे ऊब चुकी है। आपको बता दूं, पिछले 6 महीने से दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर ये इसी तरह से किसान नेता वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क को घेर कर बैठे हैं। अब कोर्ट ने कहा कि ये 6 दिन के अंदर अंदर इस सड़क को खाली कराया जाए, संघर्ष होगा, लाठी चार्ज करो, आंसू गैस चलाओ। हमने देखा किस तरह का बवाल हुआ हरियाणा बॉर्डर पे, दिल्ली कूच के नाम पर अराजकता फैलाई गई। ये क्या तरीका है? अब ये तरीका अपना रहे हैं, इनको सरकार से सब कुछ चाहिए, खुद नहीं करेंगे। और इसलिए राजनीति करनी है तो मांग है एमएसपी पे गारंटी दो, फसल बीमा करो, किसानों को पेंशन दो। गजब गजब, मतलब पेंशन किसको मिलती है? पेंशन उसको मिलती है जो नौकरी करता है। और गवर्नमेंट ने रूल ये बना रखा है कि अब तो नौकरी के लिए भी पेंशन उनको मिलेगी जो नौकरी में हर महीने वेतन से अपना पेंशन के लिए अनुदान देगा, यानी कुछ हिस्सा देगा। फिर उसी का पैसा जुड़ता है और उसी के पैसे में से उसको नौकरी के बाद, यानी 60 साल का जब हो जाएगा उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी। किसानों को पेंशन कौन सी मिले भाई? मोदी सरकार दे रही है सम्मान निधि, वो सम्मान निधि मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन अलग है कि जो 60 साल हो गया जिसको, उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। आप कहेंगे जी ना किसानों को अलग से पेंशन दो, 10,000 रुपये महीना। कौन सी नौकरी है भाई, किस हिसाब से मिलेगी? आप कहते हैं जी एमएसपी पे गारंटी दो। एमएसपी पे गारंटी गेहूं और धान पे मिले, कपास पे क्यों ना मिले, दाल पे क्यों ना मिले, बाजरे पे क्यों ना मिले, मक्का पे क्यों ना मिले? तो आप कहते हो जी सब पे दे दो, 28 फसलों पे। तो ठीक है, अगर सब पे दे दो तो फिर जो महंगाई बढ़ेगी उसका क्या होगा? और फिर एमएसपी पर सारी फसल लो इनकी। पंजाब में हालत यह है कि उनका गेहूं कोई लेने को तैयार नहीं है क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा उसमें डालते हैं। एमपी का क्यों बिकता है? एमपी का नाम से बिकता है और बाकी गेहूं से महंगा बिकता है। मैं यूपी का हूं, मेरठ जिले का, मेरे गांव में जो पैदा गेहूं है उससे भी महंगा एमपी का बिकता है। मैं भी खुद लाता हूं, क्यों ला रहा हूं भाई, मैं तो उससे महंगा भी लेता हूं। एक ऑर्गेनिक, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो विज्ञापन हो जाएगा, एक ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मेरे मित्र हैं और वो गौशाला भी चलाते हैं, गाय के गोबर का ही खाद डालते हैं, शुद्ध गो आधारित खेती। आपको जान के आश्चर्य होगा, गेहूं का रेट आप जानेंगे 140 रुपये किलो, 140 रुपये किलो का ऑर्गेनिक शुद्ध गेहूं गौ आधारित खेती का है। और वहां लाइन लगती है खरीदने वालों की, पूर्ति नहीं कर पाते। मैं भी उनसे पिछले दिनों से गेहूं ले रहा हूं और वो ये बताते हैं कि इतना गेहूं बिकता है क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि एक तरफ रासायनिक खाद वाला गेहूं है जिससे कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी आ रही है, और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक है, क्या फायदे में है? पैसा कमाकर डॉक्टरों को देना, दवाइयों में खर्च करना, या अपने आप को पहले ही स्वस्थ रखना। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कैंसर कोई नहीं चाहता। लेकिन कैसे होगा? ऑर्गेनिक फूड से होगा। ऑर्गेनिक धान, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक आप बाजरा, मिलेट्स जितने भी हैं ये लेंगे तो होगा। अब ऑर्गेनिक को आप खोजिए तो ओरिजिनल ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है क्योंकि लोग मिक्स कर देते हैं। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो पैदा कर रहे हैं, गेहूं, चावल, चीनी, जो मतलब चीनी तो नहीं, मतलब जो उसका बाकी बायो प्रोडक्ट है गन्ने का, उसमें मैं देख रहा हूँ खांड बन रही है, उसमें गुड़ बन रहा है, तो उसका कीमत मिल रही है। लोग 140 रुपये किलो, 150 रुपये किलो का भी गेहूं खरीद रहे हैं। कोई सरकार गारंटी नहीं दे रही है, लाइन लगाकर बिक रहा है वहां। लेकिन आपको सरकार को देना है
सड़ा गला देना है, केमिकल वाला देना है और पैसे चाहिए पूरे। तो आप किसानों को भड़का कर केवल अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। आप इस देश की भूमि को बंजर बनाने के लिए जो रासायनिक खाद पड़ रहा है उस पर आप किसानों को जागरूक नहीं करेंगे। बैलों का मुद्दा, आवारा पशुओं का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन आप कोई भी किसान नेता ये तय नहीं करेगा कि जो गोवंश है, गाय बछड़े हैं, वो आवारा हैं। वो आवारा नहीं है, वो इस पृथ्वी के जीव हैं, उनका जीवन का अधिकार है। उनको रखिए और उनको एक जगह रखकर उनको चारा दीजिए। जो गाय का गोबर होगा, बछड़े का गोबर होगा, उसको आप खाद के रूप में इस्तेमाल करिए, जैसे कि पहले जमाने में होता था। तो देश का आप सेवा कर पाएंगे और अपनी भी सेवा कर पाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपके प्रोडक्ट देश ही नहीं विदेशों में भारी मांग होगी। लेकिन उस पर देश के लोग, नेता बात नहीं करेंगे और बात करेंगे पॉलिटिक्स की, और वो भी बीजेपी के विरुद्ध। तो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, सरकार को इन लोगों से कड़ाई से निपटना होगा। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो एक लाठी चलाना भी एक नैरेटिव बनाने का एक मुद्दा मिल जाता है इन लोगों को। और इसलिए ये जानते हैं इस बात को कि जो भी ब्लैकमेलिंग की जा सकती है वो चुनाव से पहले ही की जा सकती है, बाद में तो इनको लठिया दिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी समस्या देश के अंदर है कि कुछ किसानों के नाम पर नेता बने हुए लोग वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र करने में हर बार सफल हो रहे हैं। इसका इलाज परमानेंट मोदी सरकार को खोजना होगा, वरना ये इसी तरह नैरेटिव बनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए इसी तरह किसानों के वेश में राजनीतिक नेता देश का माहौल खराब करते रहेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।